नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लूड स्टार एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और उसका पार्ट फर्स्ट। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बोर्ड मास, विभक्ति के नियम और अंक। अंक में अंक क्या होता है, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम। इसके अलावा विभक्ति के नियम में हम देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 इनसे विभक्ति के नियम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दी हुई संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त है ना, और आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हम कैसे सटीक तरीके से कम समय में इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास से। हमारा पहला जो पार्ट है वो है बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास को देख लेते हैं कि बोर्ड मास है क्या। वैसे मैं बोर्ड मास का जो है डिटेल में अपने दिशा और दूरी में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार नॉर्मली तरीके से हम इसको बोर्ड मास को देख लेते हैं। बोर्ड मास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन। जैसे कि हमने एक दोहा भी सुना होगा, का करके पुनि भाग कर फिर गुण लेत सुजान, ता पीछे धन ऋण करे भिन्न रीति है जान। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 भागे 2 गुणा 5 धन 4 ऋण 3, तो इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि भाग कहाँ है। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, 2 से 2 का भाग गया। अब इसके बाद हम गुणा को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद क्या है, गुणा के बाद प्लस, तो हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 9 और लास्ट में हम घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। तो ये एक शॉर्ट है कि आपको अलग अलग तरीके से नहीं लिखना है, एक लाइन में आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमने बोर्ड मास को देख लिया। बोर्ड मास के बाद हम देखते हैं विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम कहते हैं कि हर एक संख्या के अपने कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे कि बात करें, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 2 से, विभक्ति का नियम। विभक्ति मतलब होता है भाग देना। मैंने आपके सामने एक संख्या रखी और मैंने बोला क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है, तो आपको पूरी संख्या में 2 से भाग देना होगा। और फिर आप हो सकता है अगर कुछ रिमाइंडर बचे या शेष बचे तो आपको लगेगा यार कि ये संख्या विभक्त नहीं है। तो पूरी संख्या में भाग ना देकर कुछ अंकों के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये संख्या विभक्त होगी या नहीं। तो इसका नियम बस ये है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 अंक हैं, किसी भी संख्या के अंत में अगर ये 5 अंक हैं तो वो संख्या 2 से विभक्त होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 9, 8, 3, 2, 5, 4, 0। क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है? तो हमने लास्ट में बस देखना है कि लास्ट में क्या है, 0 लगा है, मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए देख लेते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं। 2 से भाग दिया हमने, 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, 2 नाम 18, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिंग 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये 5, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 सत्ते 14, ये 0 चौके हो गई संख्या पूर्णतः विभक्त। कोई भी हमें रिमाइंडर नहीं मिला। तो हमें बस ये देखना है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हैं तो वो संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला नंबर 3 पे है। 3 से कि कोई संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो 3 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? 3 से विभक्ति का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या में, जो भी संख्या है उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1।
क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है? तो ये आपको पूरी संख्या में 3 से भाग नहीं देना, सबसे पहले इनको जोड़ लो। हम जोड़ के देखते हैं। 9 और 7 16 और 6 22 और 5 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35। 3 से भाग दिया, ये पूर्णतः विभक्त नहीं है। 11 बार गया, यहाँ 2 बच गए शेष, तो लगा के दशमलव फिर हमें लिखना पड़ेगा। अगर यहीं पे मैं 1 की जगह 2 कर देता तो अपना जो है टोटल बन जाता 36। ये बन गया 36। 3 से भाग दिया, ये आ गया आपका 12 बार। मतलब ये संख्या भी जो है 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर है? अब जरा अपन इसको परख लेते हैं है या नहीं। चलो 3 से भाग देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 3 5 15, यहाँ बचा 1, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ 1, 3 चौके 12। चला गया पूर्णतः भाग। तो 3 से विभक्ति का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो रहा है तो आपकी जो संख्या है वो भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, बस इन सबको जोड़ के और देखना है कि 3 से जो है इनका योगफल पूर्णतः विभक्त हो रहा है या नहीं। अगर ये विभक्त नहीं हो रहा है तो संख्या भी किसी कीमत पर 3 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला नंबर 3 के बाद आता है 6 का। 6 से विभक्ति देखिए, डायरेक्ट एक सीक्वेंस में इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि ये जो है आपस में कोरिलेट हैं। 2 फिर 3 के बाद मैंने 6 को क्यों लिया, 6 के बाद अगला नंबर 9 का होगा, तो ये आपस में जो है रिलेट हैं। कैसे रिलेट हैं देखते हैं। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त है तो ही वह संख्या 6 से विभक्त होगी, अदरवाइज वो संख्या 6 से विभक्त नहीं होगी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त है तो आपको उस संख्या को परखना होगा कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। जैसे कि अपन ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखते हैं 7 9 8 6 5 4। क्या यह संख्या 3 से जो है 6 से पूर्णतः विभक्त है? सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट में 4 है, तो 4 हो सकता है कि हो 3 से विभक्त, लेकिन हम देख लेते हैं इनको। सबसे पहले 2 से तो होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि 4 है। 3 वाला फंडा देख लेते हैं इसमें लगता है या नहीं। सबको जोड़ते हैं। 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 6 30, 35 और 4 39, 39। मतलब ये संख्या जो है 3 से विभक्त होगी। कैसे? 3 से विभक्त थी, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 3 39। ठीक है, तो अब 3 से विभक्त है और 2 से विभक्ति का नियम भी लग गया। मतलब ये संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो बस हमें 2 का नियम तो हम संख्या को देख के ही पहचान जाएंगे। हमें एक बार उस संख्या को 3 का नियम और देखना है कि संख्या में 3 का नियम लगता है या नहीं। अगर 3 का नियम लग गया मतलब दोनों नियम लग रहे हैं, और दोनों नियम लग रहे हैं मतलब संख्या 6 से विभक्त होगी। अब अपन इसको परख लेते हैं जरा, हो रहा है या नहीं। 6 से किया, 6 एकम 6, यहाँ बचा 1, 6 दूनी 6 3 18, 3 6 3 18, 6 एकम 6। अब 54 आ गया, 6 नाम 54, पूर्णतः विभक्त है, शेषफल 0। तो यहाँ पे हमारा जो है 6 से विभक्ति का नियम है। अब हम अगले नियम की बात करें, चौथा नियम, वो है हमारा 9 से विभक्ति का नियम। और 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? 9 से विभक्ति का नियम 9 से विभक्ति का नियम कहता है कि अगर संख्या का जो योग है, संख्या का योग वो 9 से विभक्त हो, या 3 वाला नियम है वो बिल्कुल 9 वाले नियम में लग जाएगा। क्योंकि देखो अगर संख्या 3 से विभक्त होगी तो 9 से भी विभक्त होगी। ठीक है, तो हमें बस ये चीज देखनी है कि अगर जो हमारी संख्या है वो उसके सभी अंकों का जो योग है वो 9 से विभक्त हो रहा है तो संख्या भी 9 से विभक्त होगी। चलो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभक्त होना चाहिए पूर्णतः। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने एक संख्या लिखी 6 5 4 3 2 1।
इसके अंकों का योग देखा, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। ये 9 से है क्या, 9 दूनी 18, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक काम किया, सपोज यहाँ पे कोई संख्या होती, ये वाली संख्या। अब अपन इसका जो है टोटल करो, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 2 17 और 1 18, और ये जो योग है ये 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, मतलब ये वाली संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब जरा अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं। 9 6 54, 9 7 63, 7 यहाँ बचे 2, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बार 18, यानी यहाँ बचे 6। 9 6 54, 9 7 63, तो 6 बार गया, 9 6 54, यहाँ बचा 6। फिर 9 6 54, तो यहाँ पे 62 में से 54 गए, आपके बचे 8 और 9 नाम 81, हो गई संख्या पूर्णतः विभक्त। तो यहाँ पे हमारा 9 से जो है विभक्ति का नियम कहता है कि अगर संख्या की अंकों का जो योग है वो 9 से विभक्त हो रहा है तो संख्या भी विभक्त होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ से 9 से विभक्ति का नियम भी लगा सकते हैं। अगली हम बात करें 5 से विभक्ति का नियम। तो यहाँ पे अपन लिखते चल रहे हैं, कौन कौन से हो गए हैं हमारे, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अगली हम बात करें 5वां, 5 से विभक्ति का नियम। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे 2 का सिंपल है ऐसे ही 5 का सिंपल है कि अगर संख्या के अंत में 0 या 5 है तो ही संख्या 9 से विभक्त होगी, अदरवाइज संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि संख्या के अंत में 0 या 5 है या नहीं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया 3 2 9 8 7 6 5, होगी क्या, हाँ अंत में 5 है तो संख्या भी जो है 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए देख लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल करके। 5 छक्के 30, यहाँ बचे 2, 5 25, यहाँ बचे 4, 5 नाम 45, यहाँ बचे 3, 5 7 35, यहाँ बचे 2 और 5 25, यहाँ बचा 1, 5 3 15, हो गई संख्या पूर्णतः विभक्त। तो अपन को इतना सब कुछ नहीं करना है, पूरा विभाजन नहीं करना है, बस अंत में देखना है कि क्या जो है लास्ट में 0 या 5 है। अगर 0 होता यहाँ पे तो 5 दूनी 10 हो जाता, ठीक है, और 5 है तो 5 3 15, तो उस हिसाब से जो है 0 या 5 हो तो 5 से विभक्ति का नियम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारा 5 भी हो गया। अगला हम देखते हैं 4 से विभक्ति का नियम। 4 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, तो ये हमारा 5 हो गया। छठवां है 4 से विभक्ति का नियम। 4 से विभक्ति का नियम कहता है कि अगर दी हुई संख्या में जो अंत के 2 अंक हैं, इकाइक अंक और दहाई अंक, अगर वो 2 अंक जो है वो 4 से विभक्त हो रहे हैं तो जो हमारी संख्या है वो भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे आप बस ये लिखना है इकाई और दहाई। अगर ये जो 2 हैं इन सब अंकों का जो योग वो है क्या होते हैं, दोनों अंक हैं जो, अगर ये होते हैं 4 से पूर्णतः विभक्त तो संख्या भी होगी। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ 8 0 7 6 5 2 4, ठीक है। अब ये संख्या है क्या, तो अपन को पूरी संख्या नहीं चेक करनी है, अपन को बस लास्ट के 2 अंक उठाने हैं। अपन ने उठाए क्या है 24, 4 से है क्या, हाँ 4 6 24, पूर्णतः विभक्त है, मतलब संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 4 दूनी 8, 0 ज्यों का त्यों, 4 एकम 4 बचे 3, 4 नाम 36, ये पूरा हो गया। 4 एकम 4, यहाँ बचा 1, 4 किया 12 बचा 4, 4 एकम 4, पूर्णतः विभक्त है। तो हमारे 4 से जो है विभक्ति का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या के अंत में इकाई दहाई का जो अंक है, जैसे यहाँ पे 24 था, वो अगर 4 से पूर्णतः विभक्त है तो संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब हम अगले की बात करें, वो है हमारा 8 से विभक्ति का नियम। ये सभी एक दूसरे से कोरिलेट है, जैसे कि आपने देखा 2 पहले बताया मैंने, फिर 3 बताया, और ये इन दोनों पे कोरिलेट था 6, ऐसे ही 3 के बाद कोरिलेट था 9, 5 सेपरेट था, अभी अपन ने देखा 4 के बाद अगला हमारा है 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7वें नंबर का।
8 से विभक्ति का नियम, ये भी बिल्कुल जो है इनसे कोरिलेट है। 8 से विभक्ति का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या में अंत की 3 यानी कि सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये 3 संख्याएं अगर 8 से पूर्णतः विभक्त होती हैं तो हमारी जो संख्या है वो भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे लिखा 7 5 6 9 3 6 0 एग्जाम्पल है। अपन देखते हैं, हमने उठाया भी है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट के 3 अंक उठा लिए, देख लेते हैं। 36 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 4 बार गया, इधर बची 4, 8 पंचे 40। मतलब ये पूर्णतः विभक्त हो रहा है 8 से। अगर ये पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है 8 से विभक्ति का नियम कहता है कि अगर अंत के जो 3 अंक हैं वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो रहे हैं तो पूरी संख्या होगी। चलिए इसे चेक करते हैं। ये किया अपन ने, तो 8 नाम 72, यहाँ बचे 3, 8 चौके 8 दूनी 16, 8 चौके 32, यहाँ बचे 4, 8 पंचे 40, 8 छीन 48, यहाँ बचा 1, 8 एकम 8, यहाँ बचे 5, 8 छीन 48, 8 7 56 और ये 0। हो गई संख्या विभक्त। तो हमें पूरी संख्या भाग नहीं देना, हमें बस लास्ट के 3 अंकों को देखना है कि अगर ये जो 3 अंक हैं ये अगर विभक्त हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया 8। तो अब हम यहाँ पे देखें बचा कौन कौन। 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो 2 3 4 5 6 7 और 8 9। अब बचा अकेला 7 और 11। तो पहले हम देख लेते हैं 7 11, फिर देखते हैं 7। तो ये भी बिल्कुल सिंपल से हैं दोनों, ये दोनों ही बचे थे, है ना। तो हमारा जो है 11 से विभक्ति का नियम कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे। 11 से विभक्ति, 11 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? अगला है हमारा 11 से विभक्ति का नियम। 11 से विभक्ति के नियम के बाद हम देखेंगे 7 से विभक्ति का नियम। 11 से विभक्ति का नियम ये कहता है कि अगर मान लो कोई संख्या है, उस संख्या के सम अंक और विषम अंक, इन दोनों अंकों का जो योग है और उस योग का अंतर, अगर वो अंतर 0 आए या 11 आए, इन दो में से कोई एक मिले तो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 3 6 0 5 2, 1 3 6 1 0 5 2, ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल है। ये हो रहा है या नहीं, अपन ने देखा इसके सबसे पहले सम अंक और विषम अंक, 1 6 7 और 0 7 और 2 9, माइनस 3 और 1 4 और 5 9, 0 हो गया। मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए अपन देख लेते हैं होती यानी 13 61 0 52 11, 11 एकम 11, यहाँ पे बचे 2, 11 दूनी 22, यहाँ पे बचे 4, 11 तिया 33, यहाँ पे बचे 8, 11 7 77, यहाँ पे बचे 3, 11 तिया 33, यहाँ पे बचे 2, 11 दूनी 22। मतलब ये पूरी अंक जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो गई है। तो ये हमारा 11 से जो विभक्ति का नियम है कि हमें बस ये इनको सम अंक और विषम अंकों का योग करना है, और अगर उन दोनों का योग करके और उनका अंतर 0 या 11 आ रहा है तो पूरी संख्या जो है 11 से विभक्त होगी। तो हमें पूरी विभक्त करने से मतलब नहीं है, बस इतना कर लेना और आपका जो है 11 से विभक्ति का नियम हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि ये दी हुई संख्या निम्नलिखित में से किससे विभक्त है, तो ठीक है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे 2 से विभक्त है, 3 से विभक्त है, और उसके बाद फिर हम जो है देखेंगे कि क्या से विभक्त है। 2 से तो हमें स्पष्ट दिख रही है। सबसे पहले अगर आपके ऑप्शन में 11 हो तो 2 से चेक ही नहीं करना हमें,
हमें 11 उठा के चेक कर लेना है सबसे पहले, तो हमारे 2 ऑप्शन वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे इस चीज से ये विभक्त होगी। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा 7 से विभक्ति का नियम। तो 7 से विभक्ति का नियम जो है वो कुछ खास नहीं है और कुछ स्पेशल आपको 7 से विभक्ति के नियम में नहीं मिलना है। हमें सीधा सीधा 7 है, सिंपल 7 से हमें उस संख्या को भाग ही देना पड़ेगा। वैसे विभक्ति का नियम मैं आपको बता भी दूंगा और काफ़ी अलग है कि संख्या को 2 गुना करना पड़ेगा, फिर उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो सब मेरे हिसाब से काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप सीधा सीधा जो है 7 से भाग दें। तो इस तरीके से हमारे सारे विभक्ति के नियम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं अंक। अंक क्या है? अंक, अंक मतलब डिजिट, अंक मतलब डिजिट। कभी क्वेश्चन आए अगर कि किसी भी संख्या को बनाने के लिए अधिकतम कितने अंकों का उपयोग किया जा सकता है, तो आपको एक बात याद रखना है, अंक जो है हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं। कोई भी संख्या आप उठा लो, सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होगी, है ना। तो जो है जैसे कि हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद 10 बना है 9 के बाद, तो 1 और 0 से मिलके बना है। 11 बना है 2 बार 1 से मिलके बना है। 12 बना है 1 और 2 से, मतलब इससे बाहर कोई भी अंक नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अंकों की अधिकतम या अधिकतम कितने अंक होते हैं, है ना, तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होती है? 0 से 9 यानी कि 10। ये हमारे पास अधिकतम अंक हैं। ठीक, अब क्वेश्चन इस तरीके से अंकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो कोई संख्या है, उसमें 1 से लेके 100 तक 0 कितनी बार आया, 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आया, 101 से लेके 200 तक 1 कितनी बार आया। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, अंक से क्वेश्चन उठाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अंक ज्ञात करना, ये अंक ज्ञात कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन आया 0 से 100 तक, ध्यान रखना 0 से बोल रहा है। अगर यही क्वेश्चन 1 से होता तो अलग आता है ना। 0 से 100 तक कितने 0 हैं? 0 से 100 तक कितने 0 हैं? सबसे पहले अपन को देखना है सिंगल अंक वाला, मतलब 0 से 9, इस बीच में कितने 0 आएंगे? 1, 0 अकेले ही आएगा। फिर 10 से 99, इसके बीच में कितने 0 आएंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 यानी कि 9। उसके बाद में बचा 100, इसमें कितने 0? 2, टोटल 0 की संख्या 12। अगर क्वेश्चन पूछ लेता 1 से लेके 100 तक के में कितने 0 आएंगे? तक में, ध्यान रखना क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है, एक तक वाला आता है, एक आता है बीच वाला। तो दोनों में अलग अलग फंडे हैं। कैसे अलग अलग हैं? चलिए अपन यहीं पे डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने बोला तक कितने 0 हैं, तो ये आ गया। मैं यहीं पे तक की जगह अगर लगा देता बीच, के बीच में 1 से 100 तक के बीच में कितने 0 हैं, तो पहला वाला नहीं गिना जाता, 100 का नहीं गिना जाता, मतलब ये वाला 1 नहीं लेते हम, यहाँ पे 0 हो जाता। ये वाला ये 100 के 2 0 नहीं लेते, ये 0 हो जाता। तो यहाँ पे अकेले ये बीच के 9 लेते, आंसर आ जाता 9। क्लियर है? तो बीच की बात जब हो तो पहला और आखिरी पद नहीं लेते हैं। और अगर 1 से 100 तक का बोला जाए तो सॉरी 0 से 100 तक का बोला जाए तो 0 भी काउंट होगा और 100 भी काउंट होगा। मेनली क्वेश्चन यहाँ बनता है 1 से लेके 100 तक, तो 1 से 100 तक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है आपसे। तो इसका आपको याद रखना है, यहाँ पे ये जो 1 0 मिला है हमें 0 वाला, ये नहीं मिलेगा, बाकी 11 0 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अंक पूछे जाते हैं कि 1 से 100 तक 0 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 1 से 100 तक 1 का कितनी बार प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन अपन यही ले लेते हैं, 1 से 100 तक 1 का कितनी बार। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है, कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। जैसे ही उन्होंने बोला 1 से 100 तक, आपको ये चीज ध्यान रखनी है तक है या बीच है। ठीक है, 1 का कितनी बार या 1 अंक का कितनी बार प्रयोग किया गया है।
तो हमने उठाया पहले 1 से 9, कितनी बार ही हुआ 1 से 9? एक बार। 10 से लेकर 99 तक कितनी बार हुआ है? 10 से लेकर 99 तक यहां पर हुआ आपका 20 बार। और कैसे 20 बार, जरा आपको बता दूं मैं। सबसे पहले 10 20, 10 वाली लाइन हो गई 10, और फिर 11 से लेके 19 तक 9 आ जाएंगे। 10 ये हो गए सीधे, फिर 31 41 91 61 71 81 91, ठीक है, बीच में 51 था, 91, और फिर 100। ये कितने हो गए? 6 और 2 8। तो 10 वो आ जाएंगे आपके यहाँ 19 तक के बीच के 10, और फिर यहाँ 20 से लेके 100 तक, ये कितने हो गए थे? 8 8 या 9। तो यहाँ पे ये हो गए थे हमारे 8। अब यहाँ पे अपन एक मिस्टेक हल्की सी ये कर गए कि अपन ने सीधा देखा कि 11 से 19 तक सीधा एक एक बार आया, लेकिन 11 में 2 बार था। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 11, टोटल कर दिया, आंसर आया 20। 1 से 100 तक जब एक बार, सिर्फ एक की बात नहीं है ये आपको याद रखनी है कि 2 3 4 या जितनी भी आपसे पूछा जाए तो हर अंक 1 से लेकर 100 तक के बीच में 20 बार ही आता है। आप कोई भी अंक उठा लेना तो जो सभी अंक हैं 1 से लेकर जो है 99 तक ये 20 बार आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 का एक और आप काउंट करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। यहाँ पे 99 तक 8 बार आएगा, ठीक है, ये 21 हो जाएगा 100 का। तो 1 से लेके आपको ये बात याद रखनी है, 1 से 99 तक कोई भी अंक हो, कोई भी अंक 20 बार ही आएगा। तो ये आप कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बिना देखे बिना सोचे बस ये देख लेना कि पूछ क्या रहा है। अगर तक पूछ रहा है तो ये लगाना, अगर बीच की बात करें तो भी आंसर यही आएगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच में। तो एक की बस एक के लिए 21 होगा क्योंकि इसमें अपन 1 काउंट कर रहे हैं, है ना, और 100 में भी 1 काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे अपन अगर 1 से 100 के बीच की बात करें तो 2 माइनस हो जाएंगे, 1 वाला माइनस हो जाएगा, 100 वाला माइनस हो जाएगा, तो बीच में आंसर आ जाएगा। अगर बीच की बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। और इसके बीच में तो वैसे ही 2 से 99 तक चलेंगे, तो 2 से 99 तक कोई भी अंक है वो 20 बार ही आएगा। तो आपको क्वेश्चन देखना है, अगर ये भी पूछ लें 2 से 99 तक या 1 से 100 के बीच में 2 कितनी बार आएगा तो भी उसका आंसर वही आना है। 1 से 100 तक 2 कितनी बार आएगा तो भी आंसर 20 ही आना है, क्लियर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट, एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे इसी अपन एक और नॉर्मली क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल। मैंने बोला 101 से 200 तक 1 कितनी बार आएगा, इसका आंसर अलग होगा। और मैं यहीं पे बोल दूं 2 कितनी बार आएगा, इसका आंसर अलग होगा। यहाँ पे मैं 199 कर दूं। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने बोला था 1 से 100 तक या 1 से 99 तक कोई भी अंक है वो सिर्फ 20 बार ही आएगा। तो यहाँ पे 1 से 99 तक एक की अगर अपन बात करें तो एक तो चलेगा अपना 99 टाइम्स, 101 से 199, 99 चलेगा ही, एक है ना, 101 से 199 तक एक तो चलेगी। और जो 1 से 20 अपन जो 1 से 100 तक निकाला था जो उसमें अपने कितने बार आया था 20, तो आंसर आ जाएगा 119। तो हमें पता है कि 1 से 100 तक के बीच में हर संख्या जो है 20 बार ही आती है। तो यहाँ भी 1 से 100 तक ही अंक तो वही है ना, 1 से 100 तक। एक अपन ने देख लिया कि हाँ 99 बार आएगा 1 से 199 तक, तो ये 99 टाइम्स अलग लिख लिया अपन ने। बाकी हर संख्या जो है 20 बार ही आती है, 100 अंकों के बीच में कोई भी संख्या है 20 बार आएगी। यहीं पे मैं अगर बात कर लेता 6 कितनी बार आएगा तो आंसर आता सिर्फ 20, क्योंकि यहाँ पे 6 रिपीट नहीं होगा। यहीं पे अगर 601 से 700 कर देते तो इसका आंसर हो जाता है ये, और इसका आंसर हो जाता ये। क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, ये टाइम काफी हो रहा है
तो जो भी आज रह जाएगा, ये पहली वीडियो है, अपन अगले पार्ट में देख लेंगे उसको। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, काफ़ी क्वेश्चन चल रहे हैं ये, कि मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक में 2100 पेज हैं। कितने पेज हैं? 2100 पेज है, पेज हैं 2100। अगर मेरे द्वारा एक 2100 पेज की पुस्तक लिखी गई है तो मैंने कितने अंकों का उपयोग किया है? तो यहाँ पे अंक पूछे गए हैं, ना कि पेजेस। पेजेस 2100 हैं तो हमें पता है पेज नंबर 1 से पेज नंबर 9 ये सिंगल अंक वाला पेज है, जिसमें हमने 9 अंकों का प्रयोग किया। ठीक है, एक पेज। यहाँ से 10 से बात करें 99 तक, ये 2 अंकों वाले पेज हैं। अपन ने 99 से 10 माइनस किए, हो गए 89। और जो पहला, अब इसमें क्या करते 89, जबकि है ये 90 पेज, पहला वाला भूल जाते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि जब भी अंतर निकाले इसमें से इसको माइनस करके 1 जोड़ना है। 99 में से 10 माइनस किया और 1 जोड़ दिया तो आंसर आ गया 90। ये 2 पेज वाले अंक हैं। तीसरे की बात करें 100 से लेकर 999 तक, फिर वही किया 899, 1 जोड़ दिया 900। ठीक है, गुणा 3 अंकों वाले पेज हैं। फिर यहाँ पे बात करें 1000 से लेके 2100 पेज की किताब है, 4 अंकों का है मैक्सिमम। इसमें से ये माइनस कर दिया, आंसर है 1101 गुणा 4। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 180, 9 तिया 27, 2700 हो गए। यहाँ पे बात करें 4 एकम 4, 4 एकम 4 शून्य 4, इन सबको जोड़ दो। 9 और 4 13, 1 8 और 1 9, 1 और 7 8 और 4 12 की 2, 1 2 और 1 3 और 4 7। मैंने इतने अंकों का उपयोग किया। मेरे द्वारा 2100 अंकों की पेज 2100 पेजेस की किताब लिखी गई, जिसमें मैंने इतने अंकों का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अंक निकाल सकते हैं। अंकों पे बेस्ड आज हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं विराम देते हैं। अंकों के क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, इकाई अंक, दहाई अंक, वो हम अगले सेशन में लेके मिलेंगे। उसके अलावा हम उसमें संख्याएं भी देखेंगे कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो ये पहली वीडियो है, आप लोग देखिए। उसके बाद इसमें जो भी आपको कमी लगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।